सॉरी सिंस द टाइम लैप्स। तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये पार्ट 9 है, इसके अंदर पार्ट 8 से कंटिन्यूएशन है। हम डिसीजन लिख रहे थे, तो डिसीजन ये है कि जो ट्रीटमेंट्स हैं उन्होंने अपना इम्पैक्ट और ज़्यादा मजबूत कर दिया हाई हाई सिग्निफिकेंस के साथ। ये तो साबित हो गया कि इनके दरमियान फ़र्क मौजूद है ट्रीटमेंट्स के दरमियान। लेकिन फार्मर्स के लिए क्या सोचते हैं आप? यकीनन आप ये सोच रहे हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ फार्मर्स। तो बिल्कुल हम ये लिखेंगे ब्लॉकिंग इज़ नॉट इफेक्टिव। ये बात साबित हो गई। तो ये बात साबित हो गई है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। अब इसी चीज़ को अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जब वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे थे, तो वहां पर हमने 5 नंबर समरी के हेल्प से बॉक्स प्लॉट बनाए थे ट्रीटमेंट्स के। बिल्कुल इसी तरह आप अगर चाहें तो रो वाइज कंसिडर करके 4 फार्मर्स की जो वैल्यूज हैं, 4 फार्मर्स के जो डेटा है, उनके 4 बॉक्स बना सकते हैं। तो मैं यहां पर आपके काम को आसान कर रहा हूं। मैं ट्रीटमेंट और फार्मर्स दोनों के बॉक्स प्लॉट आपके सामने बना रहा हूं, ताकि आपको एक कंपैरिजन हो जाए कि क्यों एक सिग्निफिकेंट है और दूसरा इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंस देखने में कैसी लगती है और सिग्निफिकेंस देखने में कैसी लगती है, ये देखें जनाब, ये आ गया आपके सामने। तो सिंस ट्रीटमेंट एवरेजेस हैज आर सक्सीडेड टू गिव देयर इम्पैक्ट। देख लें आप, ये इन्होंने इम्पैक्ट दे दिया ना इसने। थर्ड ट्रीटमेंट जो थी, इसने ज्यादा सिग्निफाई होकर बता दिया कि भाई वेरिएशन में हमारा किरदार है। इसी तरह डी ट्रीटमेंट ने भी किरदार अदा किया। और ए और बी अगर हम किसी तरह मान लें कि दोनों बराबर हैं, लेकिन ये थर्ड और फोर्थ इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम फार्मर्स की तरफ देखें, तो एट अ ग्लैंस अगर आप देखें इन वैल्यूज को, तो ये बहुत ज्यादा टाइनी वैल्यूज हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा स्केल नहीं है ये। तो इतने टाइनी स्केल्स के अंदर ये तकरीबन बराबर ही समझे जाएंगे एवरेजेस। इन एवरेजेस को कोई ये नहीं कहेगा कि एवरेजेस के दरमियान सिग्निफिकेंस। एवरेजेस डिफरेंट लग रहे हैं, थोड़े बहुत ऊंच नीच है, 19-20 का फर्क, 18-20 का यूं कह लें आप। हमारे यहाँ होता है ना, ये रोजमर्रा मुहावरे में यूज होता है। वो फर्क तो हो सकता है, ये डिफरेंस ऑब्जर्व तो हो रहा है, बट इट इज नॉट सेड टू बी दैट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हो सकता। तो यहां तक हमने बता दिया। अब अगर हम किसी तरह कोई स्टडी कोई करना चाहे ना, तो यहां पर यूं कर सकते हैं, अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स देंगे आप। ये जो फर्टिलाइजर है, इसकी कंपनी ऑफिशियल से मिला जाए और इनसे सीखा जाए कि भाई ये कौन सा फार्मूला, जाहिर है वो अपना फार्मूला तो नहीं बताएंगे, लेकिन करते क्या है, जो राइवल्स होते हैं ना, ये इस तरह के राइवल्स किसी ना किसी तरह अपने लोग भेज देते हैं खामोशी से कि यार देखो ये कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसी तरह ये कॉर्पोरेट के अंदर एक जंग चल रही होती है अंदर। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस साबित होती है, सिग्निफिकेंस साबित होने के बाद फिर जो भी कंट्रोवर्सीज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो जिन्हें हम कहते हैं कंट्रोवर्सीज, हम नहीं कहेंगे, साजिशें जो होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज, वो शुरू हो जाती हैं। अब आप देखें यहाँ पर, अगर हम किसी तरह मान लेंगे ये वाला फार्मर जो है ना, वो इन 3 से बेहतर है, तो मान सकते हैं थोड़ा सा तो ज्यादा, ये थोड़ी सी ज्यादा फसल दे रहा है। लेकिन ये वाला फार्मर जो है ना, ये कंसिस्टेंट है। तो कम से कम इस तरह से एक कंपैरिजन करवा सकते हैं कि इस फार्मर को कहा जाए कि यार इसको सिखा दो तरह की कंसिस्टेंसी कैसे पैदा की जाती है काम में, और इस वाले फार्मर को इसके पास भेजें और जाके इससे पूछें कि इससे कहें फार्मर 3 से कि फार्मर 1 से ये सीख कर आए कि कंसिस्टेंटली काम कैसे किया जाता है। तो इसी तरह आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करा के जो कंपनी वाले हैं, ये अपने जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। ये फर्दर सारी आगे की प्लानिंग्स होती हैं। जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इनिशियल टेस्ट जो होते हैं, वो हमें यही डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आगे प्लान ऑफ एक्शन जो होगा वो क्या होगा। यूजिंग द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ वन वे और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इवन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एक क्लास एक्टिविटी मैं हमेशा अपनी क्लास में करवाया करता हूँ। वो ये कि इसका ऑब्जेक्ट बड़ा फनी सा लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा एक मैंने देखा है कि एक तरीका है जिस पर स्टूडेंट्स की समझ में आ जाता है कि ये वन वे और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये फील्ड में कहाँ जाके टच होता है। तो यहाँ पर जो यूनिट्स मैंने लिए हैं, जो डेटा मैंने लिया है, वो इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स लिया है। अब आप देखें चैनल्स की भी रेटिंग्स चल रही होती हैं। अब तो रेटिंग का खेल है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो वहां पर ये बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकता है। और यूजिंग MS एक्सेल तो और भी ज़्यादा आसान है। कितना ही बड़ा डेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं वो आसानी से इसको डील कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 1, 2 या 3 या कुछ ग्रुप्स जो हैं वो टैलेंटेड पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स के बनाए। और पहले ही मैंने पूछ लिया कि आप में से कितने लोग हैं जो पेपर क्राफ्ट बना सकते हैं। आपको पता है पेपर क्राफ्ट क्या होते हैं? जो पेपर से वो जहाज वगैरह बना देते हैं, वो किश्तियां बना लेते हैं। ये बच्चों का खेल होता है, यकीनन बचपन में आप सब ने ये काम किया होगा। तो उसमें आप भी अपनी कारकर्दगी को अगर देखना चाहें वैसे ही, तो
इस लेक्चर के बाद ज़रा आजमा लीजिएगा अपनी एक्सपर्टी को। तो मैं करता ये हूँ कि मैं कुछ ग्रुप्स बना देता हूँ स्टूडेंट्स के, और उन ग्रुप्स को मैं कंपनीज का दर्जा दे देता हूँ। कहता आप लोग सारी कंपनीज हैं और आप रॉ मटेरियल, यानी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रॉ मटेरियल क्या होता है, A4 साइज के पेपर्स होते हैं, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जितने भी ग्रुप वालों को चाहिए होते हैं वो दे देता हूँ। कहता हूँ अब आप अपना टैलेंट दिखाएं। उसके बाद उनको कुछ टाइम देता हूँ, वो अपने जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करके, किसी ने जहाज बना लिया, किसी ने फूल बना लिया, बेहतरीन है, मेरे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं उसकी। किसी वक्त अगर हुआ तो मैं एक आध वीडियो में वो उनकी पिक्चर्स भी शेयर करूंगा। तो उनको मैं टाइम देता हूं कुछ, और उस टाइम के बाद मैं उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं जिनका ताल्लुक उन ग्रुप से नहीं होता। वो बिल्कुल एक वो वादा लेते हैं कि भाई हम जो है ना बिल्कुल गैर जानिबदार होके रेटिंग करेंगे। तो मैं उन ऑब्जर्वर्स को अलग कर देता हूं, और जब ये काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, सारे जो पेपर क्राफ्ट है वो बन गए, तो मैं कहता हूँ शोकेस कर दें अपने टैलेंट को। तो वो डेस्क के ऊपर अपनी जो चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वर्स जाते रहते हैं, हर स्टॉल पे विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद वो जो है वो पूरी स्टॉल की सारी वैल्यूज देखने के बाद, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखने के बाद अपना रैंक फ्रॉम 1 to 10 दे देते हैं। 1 का मतलब पुअर और 10 का मतलब एक्सीलेंट। इसके दरमियान कोई भी नंबर है। ऑब्जर्वर्स बिल्कुल आज़ाद होते हैं, और साथ साथ मैं मॉनिटर करते रहता हूँ कि इसमें कोई भी मुकमुका टाइप का ना हो रहा हो, क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ लोगों में कुछ ऐसा मामला है कि कुछ फेवरेटिज्म चलता है। लेकिन मैं उमूमन चुनता ऐसे स्टूडेंट्स को हूँ जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कुछ हों, थोड़े से ऑब्जर्वर्स हों, ज़्यादा ना हो, लेकिन वो कि वाकई काम करना जानते हैं। अब ऑब्जर्वर्स ने अपने जो रिमार्क्स हैं वो इस तरह से ग्रुप वाइज रैंक करके दे देने होते हैं, और यूं मेरे पास एक अदर डेटा आ जाता है। और साथ ही साथ अब मैं एक डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस डेटा को अपने पास कहीं लिख लें। चाहे तो मैं ये एक्सेल फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन इतना बड़ा डेटा नहीं है वो। आप स्क्रीन को पॉज करके उस डेटा को एक्सेल में लिख सकते हैं, एंड बाय रनिंग 1 वे और 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको मुझे ये बताना है कि इस डेटा के अंदर आपने जो स्टडी किया उसमें क्या ऑब्जर्व किया है। कोई स्टडी जो आपके कंक्लूजन है वो मुझे चाहिए होंगे। नाउ सी, हियर इज द डेटा। ये डेटा मौजूद है आपके पास। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो ग्रुप्स बने थे एक MBA क्लास के अंदर, तो वो ये बने थे ABCDE। इसमें ग्रुप मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाई और उन प्रोडक्ट्स को रखा। अब ये ऑब्जर्वर्स मेरे 8 स्टूडेंट्स ने उन्हें ऑब्जर्व किया, और अपनी अपनी रेटिंग्स जो हैं वो उन्होंने इस तरह से प्रोवाइड कर दी सबके लिए। अब मुझे आप ये बताएं सोचकर, इस ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर के अंदर 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेहतर रहेगा या 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेहतर रहेगा? ये अब आप लोग सोचकर मुझे बताएंगे। इस डेटा को लिखें, और उसके बाद आपको पता है कि जो स्टेप्स हैं 1 वे और 2 फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए वो यहां पर लिखे हुए। मैं 2 फैक्टर की कंप्यूटेशन का प्रोसीजर आपको बता देता हूं। डेटा में गए हम, डेटा एनालिसिस में गए हम, उसके बाद आप देखें वो जो पहले लिखा हुआ है एनोवा सिंगल फैक्टर, ये हम पहले रन कर चुके हैं। अब आपको एनोवा 2 फैक्टर का मैं बता देता हूं। एनोवा 2 फैक्टर में विद रेप्लिकेशन है, ये हमें यूज नहीं करना, क्योंकि हर सेल में एक वैल्यू है। हर सेल में अगर 2-2 4-4 वैल्यूज होती तब हम विद रेप्लिकेशन यूज करते। अभी हम करेंगे एनोवा 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन, और इसको हम कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद हम ये ऑब्जर्वर से लेकर ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम A1 to F9, ठीक है। और उसके बाद चूंकि लेबल्स मैंने सिलेक्ट किए हुए, मैं लेबल्स पे चेक करूंगा, और लेबल्स पे चेक करने के बाद मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह मेरे पास 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक इट मोर विजिबल आई एम इंक्रीजिंग द जूम राइट नाउ। ये देखें, ये आ गई समरी ऑब्जर्वर्स की। ये 8 ऑब्जर्वर्स के एवरेजेस देख लें आप, सारे के सारे आपके सामने, ये 8 ऑब्जर्वर्स के एवरेजेस। और इसी तरह ये 4 अदद जो फर्म्स बनी हुई थी, जो ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने पेपर क्राफ्ट्स बनाए थे, उनके एवरेजेस। और उसके बाद है इनका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, जो इस वक्त आपको डेलिबरेटली मैं नहीं दिखा रहा हूं। उस एनोवा टेबल को देखकर आपने खुद मुझे कंक्लूजन देने हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।